Diabetes mellitus is a carbohydrate metabolic disorder. Metabolic disorder. Diabetes mellitus is a carbohydrate metabolic disorder. जब भी डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उसमें कई सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे हाइपरग्लाइसेमिया, 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 ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, पोलीयूरिया, 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 पोलीफेजिया और पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ग्लाइकोसूरिया यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी यूरिन में, पोलीयूरिया यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और पोलीफेजिया, फेजिया माने प्यास लगना, पोलीडिप्सिया और एक होगा नाइट्रोजन बैलेंस। स्टार्ट। टाइप डायबिटीज दो होंगी, एक डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होगी जिसका नाम होगा आईडीडीएम, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होगी आईडीडीएम, आईडीडीएम। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होगी उसमें ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ पैंक्रेटिक सेल्स, इसमें पैंक्रेटिक सेल्स का डीजेनरेशन हो जाता है जिससे इंसुलिन जो है इनएडिक्वेट इंसुलिन रिलीज और इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है इसमें। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, इसका कारण होगा या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना, या मोस्ट ओबेस पर्सन होते हैं, मोटे व्यक्ति, उनमें होगा, उनमें होगा। इनकी स्टेज अगर देखी जाए तो ये मिडिल एज ऑनसेट में होती है और ये जुवेनाइल एज ऑनसेट में होती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अपन सल्फोनाइल यूरिया डेराइटिस ड्रग्स होंगी ओरल, वो देंगे, और एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, और इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे ही रहे हैं, डाइटरी कंट्रोल। अगर इनसे कंट्रोल नहीं होती है तो फिर अपन पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन यूज करेंगे, इंसुलिन इंजेक्शन यूज करेंगे। अपने आप में एक प्रोटीन है, अपने आप में एक प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं ए और बी, दो श्रृंखलाएं होती हैं जिसमें ए श्रृंखला में 21 एमिनो एसिड होंगे और यहाँ पे 30 एमिनो एसिड होते हैं, टोटल 51 एमिनो एसिड होते हैं, 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ अगर देखी जाए, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इंसुलिन की तो वो 5 से 9 मिनट होती है, 5 से 9 मिनट, 5 से 9 मिनट। और 1 mg इंसुलिन की मात्रा 28 IU के बराबर होती है, 1 mg इंसुलिन की मात्रा 28 IU के बराबर होगी। इसका एक्शन, इंसुलिन अगर अपने बॉडी में होती है तो वो करती है प्रोमोट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, अपनी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना बॉडी में, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बना हुआ है ना, तो ग्लूकोज प्रोमोट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोमोट करेगी, वैसे ग्लूकोज उठाइए। और इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, अदर प्रोडक्ट है, अदर प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट करती हैं। प्रोमोट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय सेल मेम्ब्रेन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती हैं। और लिपोलाइसिस, बॉडी से जब लिपिड टूटती है उसको लिपोलाइसिस कहते हैं, और लिपोलाइसिस को ये इनहिबिट करती हैं, लिपिड टूटने से रोकती हैं लिपोलाइसिस, जिससे बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा इसका, ये बॉडी सेल्स जो पाई जाती है उसमें टायरोसिन काइनेज एंजाइम जो होता है उसको एक्टिवेट करती हैं, टायरोसिन काइनेज नामक एंजाइम जो पाया जाता है उसको एक्टिवेट करती हैं। और इंसुलिन का यूज करेंगे अपन
हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है उसको ठीक करने के लिए देंगे। और कीटोन बॉडी अगर बन गए बॉडी में उसमें यूज़ करेंगे। प्रेगनेंसी में अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है तो वहाँ देंगे। और डायबिटीज़ फर्स्ट और सेकंड दोनों में इसको यूज़ करेंगे। फिर में लॉन्ग एक्टिंग होगी, एक इंटरमीडिएट होगी, एक शॉर्ट एक्टिंग होगी, जिसका अगर आप अनुमानित समय निकालें तो ये 1.5 दिन होगी, ये 1 दिन होगी, 1 दिन। और इसकी जो प्रिपरेशन होगी शॉर्ट एक्टिंग वो 6 आवर्स या आधे दिन के लिए होगी, आधे दिन के लिए। इनका नेट टाइम अगर निकाला जाए 1.5 दिन 36 तो आप मान लो इसका टाइम हो गया 24 से 36 आवर्स, 36 आवर्स ये हो गया 24 घंटे, यानी 20 से 24 आवर्स। और इसका 6 हो गया तो 6 से 8 आवर्स यूज करेंगे इसका। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन होगी, उसका कोड होगा IP। इसका मतलब हो गया यहाँ पे प्रोटामीन, जिंक सस्पेंजन, और ये होगी आइसोफेन जिंक सस्पेंजन। इसी तरह इंटरमीडिएट होगी, उसमें भी आई दो होंगी, जिसमें आइसोफेन इंसुलिन होगी और एक इंसुलिन जिंक सस्पेंजन होगी, इंसुलिन जिंक सस्पेंजन, और एक आइसोफेन इंसुलिन होगी। और एक शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होती है वो अपने आप में रेगुलर इंसुलिन होती है, रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट। और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो होंगी उनका कोड होगा SMBTS, सल्फोनाइल यूरिया डायरेटिस, मैग्नेटिडिन डायरेटिस, बाइगोनेड, थाइएजोलिडीन 2,4-डायोन एंड स्टार्स इनहिबिटर्स। और नीचे होगा D डाइटरी सप्लीमेंट, जिसमें सल्फोनाइल यूरिया डायरेटिस होंगे। इसमें आपको पता है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो पोटेशियम चैनल को इनहिबिट किया जाता है। सल्फोनाइल यूरिया डायरेटिस की 2 जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें आप याद रखिए CTCA, C का मतलब क्लोरप्रोपामाइड, टोलब्यूटामाइड CT। और एक होगा एसिटोहेक्सामाइड, जहां पे माइड आए वहां समझ जाना ये फर्स्ट जनरेशन की सल्फोनेमाइड है। जहां पे सेकंड जनरेशन आए वहां पे आप समझ जाना जी जो भी आए वो सभी इसी में आएंगे। जैसे ग्लाइपिजाइड होगा, ग्लाइमिप्राइड होगा, ग्लूब्राइड होगा और ग्लाइकलाजाइड होगा, ये सभी जो है सेकंड जनरेशन में आएंगे। ये पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करते हैं। और जब भी पोटेशियम चैनल इनहिबिट होता है तो पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करना, अभी हम आपको समझाते हैं। सोडियम सेल्स के अंदर अगर सोडियम बाहर जाता है तो सोडियम बॉडी जब भी सेल्स के अंदर आता है ECF से ICF में तो डीपोलराइजेशन होता है। अगर पोटेशियम बाहर जाता है पोटेशियम तो ये होता है रीपोलराइजेशन। अगर सोडियम अंदर आ रहा है और इसी तरह एक स्टेज वो आएगी जिसमें कैल्शियम भी अंदर आता है कैल्शियम अंदर आता है तो ये डीपोलराइजेशन पोजीशन होगी और ये रीपोलराइजेशन पोजीशन होगी। अब डीपोलराइजिंग जो बीटा सेल्स है उसके द्वारा इंसुलिन रिलीज होगा, इसमें ये होगा SM। M में आप मैग्नेटिडिन डायरेटिस में आप देखिए RN 2 ड्रग्स होंगी, रेपाग्लिंडिन और नेटाग्लिंडिन। इनका मैकेनिक ऑक्शन सेम होगा, पोटेशियम चैनल को ये इनहिबिट करती हैं। और मैग्नेटिडिन डायरेटिस में आप देख रहे हैं कि इसकी 2 विशेषताएं होंगी। मैग्नेटिडिन डायरेटिस में आप कोड रखिए कि इसका PF करता है, किसका PF कटेगा, किसका M का। तो PF में आप समझ आइए कि ये फास्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। और P का मतलब होगा ये पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया, यानी खाना खाने के बाद अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उसको ठीक करने के लिए अपन मैग्नेटिडिन डायरेटिस, रेपाग्लिंडिन और नेटाग्लिंडिन का मोस्ट यूज करेंगे। बाइगोनेड डायरेटिस में आप देखेंगे मेटफॉर्मिन 500 आता है, फेनफॉर्मिन जो है बाइगोनेड डायरेटिस होते हैं और इनको यूज करते हैं। ये जो अपनी इंटेस्टाइन में स्टोमच में ग्लूकोज होता है वहाँ इसको एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट किया जाता है, GIT एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज।
यहाँ पे जो सेल्स में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है उसको बढ़े नहीं, इसको रोकने के लिए यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का उसको इनिबिट किया जाता है, और ग्लूकोज को इनिबिट करते करते एमिनो एसिड भी इनिबिट हो जाता है, और विटामिन B12 वो भी इनिबिट हो जाता है, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और बॉडी में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज के साथ साथ विटामिन B12 की कमी भी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं बाइगोनेट डायबिटीज में इसके साइड इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो बॉडी में जब भी ग्लूकोज बॉडी में कम होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एक तो लैक्टिक एसिडोसिस, जब भी ग्लूकोज की कमी होती है लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम आएगी। एक होगा सेकंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दो साइड इफेक्ट आएंगे बाइगोनेट डायबिटीज ड्रग्स देने से। थाइएजोलिडीन 2,4-डायोडायबिटीज के जो ड्रग्स होंगे वो आप देखिए, थाइएग्लाइटेजोन, रोजीग्लाइटेजोन और पायोग्लाइटेजोन ये ड्रग्स होंगी। जो भी जोन आए वो समझना आप, थाइएजोलिडीन 2,4-डायोडायबिटीज होंगी। और ये ड्रग्स होती हैं वो GLUT4 ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं। इसी तरह जो सल्फोनेमाइड डायबिटीज होते हैं ये GLUT2 ट्रांसपोर्ट होते हैं ग्लूकोज को ले जाने के लिए अलग अलग जगह। वो ट्रांसपोर्ट है ना यहाँ पे एक्टिवेट करता है सल्फोनेमाइड T2 को, और ये करता है GLUT4 को। अब आप यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट करें तो GLUT1 होगा, T2 होगा, T3 होगा और T4 होगा। GLUT1 मोस्ट टिश्यू में पाया जाता है, टिश्यू में पाया जाएगा। GLUT2 T3 में आप लिख लीजिए BL, इसका मतलब ये लीवर में पाया जाएगा और ये ब्रेन में पाया जाएगा। और T4 जो होंगे वो अपने हार्ट में पाए जाते हैं, हार्ट में। तो आप देख रहे हैं थाइएजोलिडीन 2,4-डायोडायबिटीज में GLUT4 जो है वो इंक्रीज हो जाता है ना। आप यहाँ पे ध्यान रखिए GLUT4 इंक्रीज होता है। वहाँ पे एक होता है PPAR गामा, एक होता है PPAR अल्फा। तो PPAR अल्फा जो होगा उसको कौन एक्टिवेट करेगा? F। इसको कौन करेगा? T। आप याद रखिए ये फाइब्रेट होगा, और फाइब्रेट जो है आप जानते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट पढ़ेंगे अपन, लिवोस्टिन, सोमोस्टिन जो HMG को इनहिबिटर होंगे वहाँ पढ़ेंगे, फाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट वगैरह। वहाँ पे ये ना PPAR अल्फा को एक्टिवेट करते हैं, जबकि PPAR गामा को एक्टिवेट कौन करेगा? थाइएजोलिडीन 2,4-डायोडायबिटीज ये एक्टिवेट करेगा। और इसका साइड इफेक्ट होगा TL, ऐसे याद रखो साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट होगा लीवर टॉक्सिसिटी। थाइएजोलिडीन का साइड इफेक्ट ये होगा। स्टार्च इनहिबिटर की बात करें, स्टार्च इनहिबिटर में आप देख रहे हैं मिगलिटोल और एकार्बोज, दो ड्रग्स होंगी, मिगलिटोल और एकार्बोज। ये ओलाइगोसैकेराइड्स होती हैं, ओलाइगोसैकेराइड होंगी मिगलिटोल और एकार्बोज। ये इनहिबिट करती हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। एक होता है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जैसे मान लो फिनास्टेराइड है, फिनास्टेराइड। ये ड्रग्स हम आगे पढ़ेंगे। स्टार्च इनहिबिटर मिगलिटोल और एकार्बोज। मिगलिटोल एक होती है मिगलिटोल, एकार्बोज ये होगी अपनी स्टार्च इनहिबिटर्स। अब होगी डाइटरी फाइबर में आप देख रहे हैं गार्गम, जो गंवार होता है जो गार्गम, उसको अपन डाइटरी फाइबर के रूप में शुगर पेशेंट में यूज की जाती है, और इससे होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्लैटुलेंस। और स्टार्च इनहिबिटर का साइड इफेक्ट क्या होगा? डिस्पेप्सिया, खाना नहीं पचने की प्रॉब्लम हो जाएगी।